हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। क्लास 12th बायोलॉजी अब परीक्षा की चिंता दूर अपनी स्पेशल थीम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वंशागति और विविधता के सिद्धांत अपना जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके टॉप 35 वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। बच्चा अच्छी तरीके से कंटेंट को देखना है, समझना है। इस टॉपिक के अंदर जो 35 क्वेश्चन है वो उस चैप्टर की पूरी आधारशिला को बनाएंगे, तो बड़े ही गौर से समझना है। और क्वेश्चन के बारे में आपको नीचे कमेंट में जरूर बताना है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, फिर से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप को समझाइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं। देखो पहले तो डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं। पौधे के बाहरी दिखने वाले लक्षण जैसे लाल है, लंबा है आदि जो लक्षण होते हैं उनको लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। यह परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी जीव की बाह्य प्रतीति, किसी भी जीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहा जाता है, लक्षण प्ररूप कहा जाता है। वह बाहर से कैसे दिखाई देता है, गोल मटोल रंग बिरंगा कैसा भी है, वो क्या कहलाता है, लक्षण प्ररूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसमें स्थित जीनी संरचना को, किसी भी जीव की जीनी संरचना को क्या कहा जाता है, जीन प्ररूप कहा जाता है। जैसे देखो क्या लिखा है, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। बिल्कुल समझ में आया होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, जीन प्ररूप जीनोटाइप हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देव शंकर संकरण का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात बताइए। तो देखो जो लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप है वो होता है देव शंकर संकरण का 9:3:3:1। क्या होता है, 9:3:3:1। आपको एक शंकर संकरण का फिनोटाइप क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है। जीन प्ररूप इसका दे रखा है 122:412:121। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है 122:412:121 यानी 1:2:2:1:4:1:1:2:1:1:1। ठीक है, याद रह जाएगा 122:412:121। ये द्विव शंकर संकरण स्वतंत्र अपीवन नियम के अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, जीन प्ररूप होता है। तो आपको एक शंकर संकरण का जीन प्ररूप अनुपात भी बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विव शंकर परीक्षण संकरण में लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप अनुपात बताइए। देखो क्या कह रहा है, अगला परीक्षण संकरण की बात कर रहा है टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो आपको याद रखना है 1:1:1:1 होता है। बिल्कुल याद आया होगा, मैंने आपको बताया था टेस्ट क्रॉस के अंदर 50% संतति और 50% संतति के बारे में आपको मैंने बताया था। तो इसके अंदर आगे जाकर हम क्रॉस करते हैं तो पूरा का पूरा 100 हो जाता है, तो इसके हिसाब से ये चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षकाय का नाम किसने दिया और मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है। तो ये बहुत ही शानदार है। अक्षकाय वाला हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने अक्षकाय का नाम दिया और मानव में अक्ष व अक्ष वाई से लिंग का निर्धारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन किससे होता है। देखो फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये डीएनए की श्रृंखला है, इसके ऊपर ये कई प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, जैसे मैंने कहा ABCD, इसके बीच में कोई ई आ गया तो क्षारकों के जो क्रम था उसके अंदर क्षारक के युग्म बढ़े, तो क्षारक के युग्मों के बढ़ने से घटने से जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। सह प्रभाविता का एक उदाहरण दीजिए। तो AB और रुधिर वर्ग जो होता है वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है, सह प्रभाविता का एग्जाम्पल माना जाता है। बहुत ही शानदार तरीका का कंटेंट इसमें शामिल किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन से आप मेजर क्वेश्चन आराम से पढ़ पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखो सामान्य जनकों के यहाँ हीमोफीलिया युक्त पुत्र का जन्म हुआ। क्वेश्चन को पढ़ना, सामान्य जनकों के यहाँ हीमोफीलिया युक्त पुत्र का जन्म हुआ, उनके जनकों का जीनोटाइप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन अगला अपने दिमाग के हिसाब से बना करके देख सकता है। एक हीमोफिलिक पुत्र का जन्म एक सामान्य जनकों के यहाँ माता के वाहक होने पर हो सकता है। अगला क्या कहता है, जब माता क्या हो, वाहक हो, तो इस प्रकार का पुत्र पैदा हो सकता है। देखो पिता कैसा होना चाहिए, सामान्य, और माता कैसी होनी चाहिए, वाहक। आप इसको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। अक्ष वाई अक्ष H हो गया तो गैमेट बनाएंगे, एक बनेगा अक्ष Y और एक बनेगा अक्ष और अक्ष H बन जाएगा। अब क्रॉस इस प्रकार से करवाएंगे तो अक्ष हो जाएगा और अक्ष H हो जाएगा और अक्ष Y हो जाएगा और अक्ष H हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार का हो गया, यानी माता कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर वाहक होनी चाहिए और ऐसी संततियाँ प्राप्त हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया। वेरी सिंपल, सट्टन व बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सत्यापन किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। मानव में पाए जाने वाले अलिंग सूत्री प्रभावी तथा अलिंग सूत्री अप्रभावी मेंडलीय दोष से एक एक का उदाहरण दीजिए। देखो क्या कह रहा है, अलिंग सूत्री प्रभावी और अलिंग सूत्री अप्रभावी की बात कर रहा है। तो देखो मायोटोनिक दुष्पोषण डिस्ट्रोफी जिसको कहते हैं, और दात्र कोशिका अर्रकता यानी सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो अलिंग सूत्री अप्रभावी कारण से होता है।
अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन के कोई दो उपयोग बताइए। तो देखो पहला क्या कहता है, इसका उपयोग विशेष लक्षण, अपसामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। सटन द्वारा प्रस्तुत वंशागति के सिद्धांत का नाम, तो देखो ये क्रोमोसोमवाद लिखा हुआ ना, तो आपको पढ़ना है इसको गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा गया। यानी वंशागति का क्रोमोसोमवाद का मतलब है गुणसूत्रीय सिद्धांत, सट्टन व बोवेरी ने दिया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं, बड़ी फेमस है और ये सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जिन रासायनिक और भौतिक कारकों के द्वारा उत्परिवर्तन होता है उन्हें उत्परिवर्तन जन या म्यूटेजन कहते हैं। याद करना, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगी, गामा किरणें हो जाएंगी, एक्सरे किरणें हो जाएंगी, ये उत्परिवर्तन जन को उत्परिवर्तन करती हैं। आगे चलते हैं। उपयुक्त वंशागति प्रतिरूप के नाम बताइए जहां लक्षण पर रूप, देखो क्या कहता है अगला, दोनों जनकों में से किसी से भी समानता न हो और दोनों के बीच का हो, तो इसको तो हम बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। और दोनों जनकों में से कोई एक आ जाए, देखो दोनों जनकों में से केवल एक जनक के से समानता हो तो वो कैसा होता है, प्रभाविता। जो प्रभावी होगा वो F1PD में अपना प्रभाव दिखाएगा, तो अगला एक की बात कर रहा है तो इसको बोलेंगे प्रभाविता। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति में 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता का मतलब ट्राइसोमी पाई गई। इस गुणसूत्र में अपसामान्यता पैदा होने का कारण क्या है, तो आपको याद रखना 21वें जोड़े के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा। 21वें जोड़े में क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र, यानी वहां पर क्या हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा और उस व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी। आगे की ओर बढ़े। एक ऐसे व्यक्ति का जो दात्र कोशिका अर्रकता यानी सिकल सेल एनीमिया जीन का वाहक है परंतु प्रकटता अप्रभावित है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, एक ऐसे व्यक्ति का जो इस रोग से पीड़ित है उसका जीन पर रूप बताइए। देखो पहले में लिखा HbA-HbS। ये क्या बात कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति का जो दात्र कोशिका अर्रकता का वाहक है, ये वाहक का काम करेगा। किसका काम करेगा, वाहक का, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं है। अगला ग्रसित की बात करें ना, तो दोनों हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको SS लिखना है, इसका मतलब ये भी प्रभावित है और ये भी प्रभावित है। आगे, हैकिंग द्वारा कीटों के शुक्र जनन के दौरान देखी गई विशेष संरचना को क्या नाम दिया गया, बिल्कुल क्या नाम दिया गया, अक्सकाय नाम दिया गया था। आगे बढ़े। अक्सकाय कीटों के 50% शुक्राणुओं में उपस्थित व शेष में अनुपस्थित थी, तो नर कीटों में लिंग गुणसूत्र कैसा होगा, XO प्रकार का। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नर व मादा पक्षी में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो आपको बड़ी गौर से समझना है इसके बारे में। नर व मादा की बात कर रहे हैं ना, तो देखो मादा में तो होगा ZW और नर में कैसा पाया जाएगा, ZZ क्रोमोसोम पाया जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि नर व मादा पक्षी में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है। ZW और ZZ को भूल मत जाना। देखो मनुष्य के अंदर थोड़ा सा आपको ये ऐसे कन्फ्यूज किया जा सकता है, जिस प्रकार से नर प्राणी के अंदर XY होता है ना, तो आप कहीं कन्फ्यूज होकर के नर के अंदर ZW मत कर देना, मादा में ZW होगा और नर में ZZ पाया जाएगा। एलील किसे कहते हैं, देखो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। किन्हीं विपर्यासी लक्षणों के एक जोड़े को कोड करने वाली आनुवंशिक इकाई, अर्थात एक जीन के विभिन्न रूप। देखो ऐसे नहीं करना है इसको, आपको ऐसे समझना है, एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है। लाइन को सुनना, एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है जिसके दो स्वरूप होते हैं जिन्हें एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे T, स्मॉल t। लक्षण तो एक ही है, लंबा, इधर भी क्या है लंबा का मतलब ये बोने को करेगा। तो देखो इसमें कितने स्वरूप आ गए आपके सामने, देखो दो आ गए ना, इसको क्या कहा जाता है, एलील, यानी जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, क्रॉस का मतलब संकरण है। जब एक ही लक्षण के दो रूपों की वंशागति हेतु किया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। ऐसे पौधे का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्पेन ड्रैगन एंटीराइनम फोरोक्लोक जो होता है उसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। मनुष्य में उस जीन का क्या प्रतीक है जो RBC पर पाए जाने वाले एंटीजन को कोड करता है और इसके एलील के भी प्रतीक होते हैं। तो वो जीन जो होता है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, I। और उसके में देखो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, IA, IB और एक ऐसा होता है जिसपे I0 लिखा होता है या I0 लिखा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसको करेगा, A को, ये किसको करेगा, B को, और ये किसको करेगा, O को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति किन 2 प्रकार की वंशागति का उदाहरण है। देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक तो सह प्रभाविता का एग्जाम्पल माना जाता है।
बिल्कुल किसका माना जाएगा, सहप्रभाविता का, कोडोमिनेंस का माना जाएगा। और एक किसका माना जाता है, मल्टीपल एलिज्म का माना जाता है, यानी बहु एलील का माना जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था, सहप्रभाविता और बहु एलील दोनों का एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप है। अगला क्या कहता है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी का तकनीकी नाम। देखो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जिसका वैज्ञानिक नाम या पूरा नाम है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर किसको कहते हैं, फल मक्खी को कहते हैं, या फ्रूट फ्लाई को नाम का तकनीकी नाम माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति में फिनाइल टायरोसिन एमिनो अम्ल में नहीं बदले तो कौन सा रोग हो जाता है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है। देखो फिनाइल किस में नहीं बदले, टायरोसिन में। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको बनाने वाला फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कम हो गया, जिसके कारण से उस व्यक्ति कैसा हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विव संकर संकरण में कब जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मॉर्गन और उसके समूह ने प्रायोगिक रूप से बताया था। जब जीन सहलगन होते हैं, जीन सहलगन का मतलब जीन एकदम बहुत पास पास पाए जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम होती है, तब द्विव संकर संकरण में जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बात को समझना, द्विव संकर संकरण में जब जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि मॉर्गन और उसके समूह ने प्रायोगिक रूप से दर्शाया था। तो सहलगन जीन कौन से होते हैं, जिनके पास में यानी डीएनए पर पाए जाने वाले जीनों के मध्य की दूरी यदि बहुत कम हो जाए, इसका मतलब वो जीन जो होते हैं वो आगामी पीढ़ी में साथ साथ वंशागत हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हो जीनों की सम्मिलित वंशागति सहलगनता कहलाती है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम हो जाती है। तो उसमें इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगला, मटर के फूलों में सुनिश्चित बीज समूह बनते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। बिल्कुल सेल्फ पोलिनेशन द्वारा आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, संकरण प्रक्रिया में विपुंसित पुष्पों की बैगिंग क्यों की जाती है, अवांछित परागकणों से बचने के लिए। ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आया हुआ था और वैसे भी आपको बताया हुआ है कि यानी बैगिंग क्यों करते हैं, पहले विपुंसन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में थैली लगाई जाती है, इसका मतलब अवांछित परागकणों से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जब एक मटर का पौधा स्वपरागित हुआ, क्वेश्चन को सुनना, जब एक मटर का पौधा स्वपरागित हुआ है तो संततियों का 1/4 भाग बोना था। जनक तथा बोनी संततियों के जीन रूप बताइए। देखो जनक का जीन रूप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और बोनी संतति का जीन रूप हो जाएगा स्मॉल टी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब देखो क्या लिख रखा है, सांख्यिकीय विश्लेषण व गणितीय तर्कशास्त्र का उपयोग सर्वप्रथम जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल की ही तो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, क्या था कि उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान गणित को काम में लिया था, और ये इसकी कमी भी मानी गई थी कि उस समय क्या था कि लोगों को ये पता था कि मेंडल एक पादरी है, बगीचे में काम करने वाला व्यक्ति है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, और इसने गणित का प्रयोग किया, तो लोगों का ध्यान ये आकर्षित नहीं कर पाया। और उसी समय चार्ल्स डार्विन की प्राकृतिक वर्ण की सिद्धांत जो थ्योरी थी वो आ गई थी, तो लोगों का ध्यान उसकी ओर था। तो ये पहला वैज्ञानिक था जिसने गणितीय तर्कशास्त्र को काम में लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। देखो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के चलता है ये। लक्षण पूछ ले तो कितना लिखोगे 14, और लेकिन जोड़े में पूछे तो कितना बोलोगे 7। अब देखो अगला क्या कहता है, संयुग्मजी लंबे पादप का क्रॉस संयुग्मजी बोने के साथ में करवा दिया, कैपिटल टी, और इधर हो गया अपने पास में स्मॉल टी हो गया। F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया गया, तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी आया, यहाँ पर स्मॉल टी आया, क्रॉस करवा दिया तो कैपिटल स्मॉल बन गया, ये हो गया पूरा। अब देखो इससे बनाना हमें F2 पीढ़ी, तो जीन पर रूप और लक्षण पर रूप बताइए। तो अब बात किसकी कर रहा है, ये एक संकर संकरण की कर रहा है, तो वेरी सिंपल है कि इसका जीन पर रूप अनुपात हो जाएगा 1:2:1, और इसका लक्षण पर रूप अनुपात हो जाएगा 3:1। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुनेट या पनेट लिखा हुआ तो इसको आपको ऐसे पढ़ेंगे, पुनेट वर्ग नामक आरेख क्या है, इसे किसने विकसित किया था। तो देखो इस आरेख के द्वारा जनकों यानी पेरेंट, तो लिखा P से युग्मों के उत्पादन, युग्मनोजों के निर्माण, F1 व F2 संततियों को दर्शाया जाता है। इसे रेजिनोल्ड सी पुनेट ने विकसित किया था, तो आपको सीधा याद रख लेना है R.C. पुनेट ने इसको क्या किया था, विकसित किया था। सीधा याद है। यूँ भी बताना आपको कि मेंडल का जो चेकरबोर्ड दिया गया था उसको वर्ग के रूप में निरूपित करने वाला वैज्ञानिक R.C. पुनेट था। अब अगला क्वेश्चन कहता है, यदि माता व पिता दोनों का रुधिर वर्ग O है, मैं लिख देता हूँ 2024, इस प्रकार का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा जिसमें माता और पिता का रुधिर वर्ग दिया जाएगा और संतति के रुधिर वर्ग की क्या संभावना हो सकती है ये पूछा जाएगा। देखो माता व पिता दोनों का रुधिर वर्ग O है, इसका मतलब IO और IO है,
ये क्या कह रहा है कि उसकी संततियाँ कैसी हो सकती है। अब आपको पता ही इस प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो संतति ओ वाली ही होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, ओ वाली। यदि मैं क्वेश्चन यूँ दे दूँ कि माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो संभावित संततियों का रुधिर वर्ग बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन दोबारा ढंग से सुन लेना, फिर कमेंट में आपका इसको उत्तर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप कमेंट में करेंगे, आप उत्तर करेंगे, हल निकालेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि किसी माता का रुधिर वर्ग ए है, ये माता है इधर से, और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो इनमें होने वाली संततियों का रुधिर वर्ग क्या होगा, ये जरूर बताना आपको। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि माता व पिता दोनों का रुधिर वर्ग ए बी है तो संततियाँ कैसी होंगी। तो देखो, दोनों का रुधिर वर्ग आ गया ए बी, ये देखो इधर मैं लिख देता हूँ नर है और इधर माता है यानी मादा हो गया। तो इसके गेमेट बनाएंगे ना, तो आई ए बन जाएगा, आई बी बन जाएगा, आई ए बन जाएगा, आई बी बन जाएगा। देखो आई ए आया, मतलब ये किसको कर रहे हैं, ए को। फिर इसके बाद में इसका क्रॉस इसके साथ में किया तो आई ए और आई बी बन गया, इसका मतलब ये किसको कर रहा है, बी को। फिर इधर से इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो ये किसको कर रहा है, ए बी को, सॉरी ए बी को, और लास्ट वाला बी आ गया तो ये किसको करेगा, बी को। यानी इस प्रकार से संततियाँ कैसी हो सकती हैं, ए बी और ए बी रुधिर वर्ग वाली होंगी। तो ये जो अपना चैप्टर था, इसके आपके 35 क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन के आधार पर आपको बड़े क्वेश्चनों को निकालना सीखना है, और जो कमेंट में आपको पूछे गए हैं वो क्वेश्चन जरूर बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।